नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और स्थानीय उद्यमिता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत ने चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा की वर्तमान स्थिति को बदलने की कोशिश करने पर चेतावनी दी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 58% से अधिक हुई। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित लोगों से 96,000 अधिक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक सुरक्षा के लिए एक अलग बल का गठन करेगी और दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में 12 दिन पहले पहुंचा। समाचार प्रभात में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने और स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर रोजगार अभियान के अंतर्गत देश भर में स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश को व्यापक लाभ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष जारी है। उन्होंने कहा कि इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण संक्रमण से बचने का उपाय मास्क और 2 गज की सुरक्षित दूरी है। इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना को रोक पाएंगे। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का कल वीडियो कॉन्फ्रेंस से शुभारंभ करते हुए कहा कि इस अभियान से राज्य को बहुत लाभ होगा। ये योजना उन विस्थापित श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन के बारे में है जो हाल ही में अन्य राज्यों से लौटे हैं। इस अभियान में राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल करके युद्ध स्तर पर कार्य को प्रशंसनीय योगदान दिया है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों, पुलिस, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, बैंकों, डाकघरों और परिवहन सेवाओं तथा श्रमिकों के योगदान की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने राज्य से संबंधित प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए सैकड़ों श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का प्रबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को समझा और उनकी सरकार ने इस स्थिति में युद्ध स्तर पर काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया कि राज्य में कोई निर्धन भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीब और प्रवासी श्रमिकों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें भी निःशुल्क राशन दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से मन की बात में हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या वर्तमान में संक्रमित लोगों से 96,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन की दिशा में केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 13,940 रोगी कोरोना संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। इन्हें मिलाकर अभी तक 2,85,636 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 58.24% पर पहुंच गई है। वर्तमान में 1,89,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। मंत्रालय ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पिछले 24 घंटों में 11 नई प्रयोगशालाएं शुरू की हैं। भारत में अब कोविड-19 की जांच के लिए नैदानिक प्रयोगशालाओं की संख्या 1,016 हो गई है। इनमें 737 सरकारी और 279 निजी प्रयोगशालाएं हैं। प्रतिदिन जांच किए जा रहे नमूनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में इन प्रयोगशालाओं में 2,15,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। कुल मिलाकर अभी तक 77 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारत ने चीन को चेतावनी दी है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में बदलाव के किसी भी प्रयास से सीमा पर शांति को नुकसान होगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने एक समाचार एजेंसी से भेंट में कहा कि नियंत्रण रेखा की यथास्थिति बदलने की चीन की कोशिश से द्विपक्षीय संबंधों पर भी व्यापक असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जमीन पर चीन की सेना की कार्रवाई से आपसी संबंधों में बने विश्वास को गंभीर क्षति पहुंची है। उन्होंने चीन से पूर्वी लद्दाख में अपनी गतिविधियां रोकने की मांग की। श्री मिस्री ने कहा कि संबंधों पर ध्यान देना चीन की पूरी जिम्मेदारी है और उसे ये तय करना है कि दोनों देशों के संबंध किस दिशा में जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखना दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिए आवश्यक है। भारत के राजदूत ने कहा कि चीन को भारत की सेनाओं की सामान्य निगरानी प्रणाली में बाधा पहुंचाने पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने लद्दाख में गलवान घाटी पर चीन के दावे को पूरी तरह गलत बताते हुए उसे खारिज कर दिया और कहा कि इस प्रकार के बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों से स्थिति सुधारने में मदद नहीं मिलेगी। दिल्ली में सेरो सर्वेक्षण आज से शुरू हो रहा है। इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र तथा दिल्ली सरकार संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। सभी संबंधित सर्वेक्षण दलों का प्रशिक्षण बृहस्पतिवार को पूरा हो गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह सर्वेक्षण दिल्ली के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के संपर्क में आई आबादी के अनुपात को समझने के लिए किया जाएगा। सर्वेक्षण करने के लिए 2 आयु वर्ग निर्धारित किए गए हैं, एक 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए और दूसरा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए। संक्रमण के प्रसार के स्तर के आधार पर इस रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना बनाई जा सकती है और उसे लागू किया जा सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार नीति निर्माताओं को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों या असुरक्षित आबादी में सर्वेक्षण करने के लिए सीरो सर्वेक्षण मार्गदर्शक साबित होते हैं। इससे उन लोगों का पता लगाने में आसानी होती है जो अतीत में संक्रमित हो चुके हैं और अब ठीक हो गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान चयनित व्यक्तियों के रक्त के नमूने लिए जाएंगे। आईजीजी एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए रक्त के नमूने एकत्र किए जाएंगे और ये आईजीजी एलिसा किट का उपयोग करते हुए किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,460 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 77,240 हो गई है। दिल्ली सरकार ने पुष्टि की है कि संक्रमण से प्रभावित 47,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 63 लोगों की मौत हुई है। अब तक मृतकों की कुल संख्या 2,492 हो गई है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि राजधानी में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
उन्होंने शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और निदेशालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये घोषणा की। श्री सिसोदिया ने कहा कि स्कूल खुलने तक अन्य तरीकों का उपयोग और माता पिता के सहयोग से बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराने और भावनात्मक समर्थन देने के लिए शैक्षिक गतिविधियां फिर शुरू करने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए दोबारा स्कूल खोलने की ऐसी योजना बनानी चाहिए कि बच्चे कोरोना के साथ रहना सीख सकें और नई परिस्थितियों में स्वयं को नई भूमिका के लिए तैयार करें। बिहार में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 77% हो गई है। अब तक 6,669 मरीजों का उपचार हो चुका है। 1,951 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 8,678 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 190 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि 189 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक 1,90,000 नमूनों की जांच की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल ने अनलॉक 1 के दौरान कोरोना पर नियंत्रण के लिए गुजरात सरकार के उपायों पर संतोष व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा गठित विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक समिति ने केंद्रीय दल को राज्य सरकार के उपायों की जानकारी दी। केंद्रीय दल के साथ बैठक में विशेषज्ञ डॉक्टरों के समूह ने बताया कि राज्य में कोविड के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 72% हो गई है। मरीजों के अच्छे होने की दर में सुधार के बावजूद राज्य में नए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल 580 नए मामले सामने आने के साथ राज्य में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 30,158 हो गई है। सबसे अधिक 205 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत से 135 और वडोदरा से 93 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 18 और मरीजों की मृत्यु के बाद राज्य में कोविड-19 से मरने वाले मरीजों की कुल संख्या 1,772 हो गई है। इस बीच कल 532 और मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही अस्पतालों से ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 22,038 हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में 6,348 सक्रिय मामलों में से 61 की स्थिति नाजुक है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। राज्य में अब तक 3,51,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मुंबई में कोविड के कारण हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर उपजे विवाद के बीच मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 से हुई मौतों के बारे में 48 घंटे के अंदर जानकारी दें और पहले हुई मौतों की खबर 29 जून तक देने की सीमा तय करें। एक रिपोर्ट। मुंबई में कोविड-19 की मौत के आंकड़ों पर विवाद के बाद बीएमसी ने 8 जून को सभी अस्पतालों को 48 घंटे के भीतर नई मौतों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था, लेकिन कई अस्पताल इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे थे। नगर निगम आयुक्त ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अस्पतालों के डीन, चिकित्सा विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और अस्पतालों को समय में मृत्यु की रिपोर्ट करने के नियम में पालन न करने पर महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और स्थानीय उद्यमिता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत ने चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा की वर्तमान स्थिति को बदलने की कोशिश करने पर चेतावनी दी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 58% से अधिक हुई। स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों से 96,000 अधिक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक सुरक्षा के लिए एक अलग बल का गठन करेगी। और दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में 12 दिन पहले पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति और इससे निपटने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
मंत्री समूह को अधिकार प्राप्त 11 दलों को सौंपे गए कार्यों में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी जा सकती है। इसमें देश में बढ़ते चिकित्सा बुनियादी ढांचे के बारे में भी बताया जाएगा। मंत्री समूह कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए कंटेनमेंट कार्यनीति और प्रबंधन पहलुओं पर गहन विचार विमर्श करेगा। बैठक में विदेश मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, गृह राज्य मंत्री, जहाजरानी राज्य मंत्री, रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भाग लेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इसमें उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी सोमवार को चिकित्सा विशेषज्ञों के दल से मुलाकात करेंगे। त्रिची में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो अगले लॉकडाउन के बारे में फैसला करने के लिए उनके विचार लेंगे। राज्य में कल 3,645 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसके साथ ही तमिलनाडु में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 74,000 से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य में मौजूदा कोविड-19 से संक्रमित लोगों की स्थिति जानने के लिए पिछले बुधवार को सभी जिला कलेक्टरों की राय मांगी थी। इसी क्रम में अब वो चिकित्सा विशेषज्ञों के दल से सलाह भी लेंगे। ये दल राज्य में रोग के फैलने और पैटर्न का विश्लेषण करता है। अपनी सिफारिशों से पहले ये दल देश और दुनिया के अन्य हिस्सों में फैले इस संक्रमण की स्थिति का जायजा लेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य का फैसला केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रवि कपूर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अदालतों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंकों और अन्य संगठनों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल गठित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस तरह की खास टुकड़ी के गठन की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभिन्न न्यायालय परिसरों, बैंकों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, व्यापारिक संस्थानों और दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के मद्देनजर खास सुरक्षा बल होना समय की मांग है और इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जा रहा है, जो कि प्रोफेशनल तरीके से काम करेगी और इन स्थानों की सुरक्षा करेगी। इस फोर्स को खास ट्रेनिंग दी जाएगी और जरूरत के साजो सामान मुहैया कराए जाएंगे। इस फोर्स को ऐतिहासिक और धार्मिक तीर्थ स्थलों पर भी तैनात किया जा सकेगा। पहले चरण में इस फोर्स की 5 बटालियन का गठन किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक योजना जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार से न्यायालय परिसर की सुरक्षा के लिए विशेष बल तैनात करने के निर्देश दिए थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार सरकार ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ झड़पों में शहीद हुए राज्य के 5 सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किया गया। राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन करने का भी निर्णय किया है। इस संशोधन से निवेशकों को केंद्र सरकार की प्रोत्साहन नीति के अनुरूप लाभ होगा। सभी जिलाधीशों को जिला औद्योगिक नवाचार योजना के तहत धनराशि भी प्रदान की जाएगी। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। बिहार में निवेश करने के लिए आने वाली बाहरी कंपनियों को मशीन, कच्चा माल और परिवहन पर होने वाले खर्च का 80% राज्य सरकार वहन करेगी। निवेश करने वाली कंपनियों को 20% नौकरी प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराना होगा। लॉकडाउन के दौरान कॉमर्शियल उपभोक्ताओं का फिक्स बिजली चार्ज माफ कर दिया गया है। प्रोत्साहन नीति में सरकारी खरीद के दौरान बिहार में निर्मित उत्पाद को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 2 औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा ई रिक्शा और 2 पहिया वाहनों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और उनके हितों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य में श्रमिकों की आजीविका इतनी आसान हो जाएगी कि लोगों को रोजगार के लिए अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के श्रम विभाग ने इस आयोग के गठन के आदेश भी जारी कर दिए हैं।
मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। आयोग का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति होगा। आयोग को राज्य के प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी। आयोग का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा। इसके अंतर्गत ऐसे प्रवासी श्रमिक आएंगे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और अन्य राज्य में श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें प्रवासी श्रमिकों के कल्याण, रोजगार के अवसरों के सृजन तथा प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारों के कौशल विकास और हित संरक्षण के लिए प्रचलित कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन शामिल है। इसके अलावा आयोग प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारों को राज्य में लागू सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं में लाभ प्रदान करने के साथ साथ प्रवासी श्रमिकों के हित में कोई अन्य अनुशंसा भी कर सकेगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में सभी थानों को आदर्श थानों में विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए कुछ मानक तय किए गए हैं और इन्हें पूरा करने वाले थानों को पुरस्कृत किया जाएगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य पुलिस को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए आगामी 1 जुलाई से आदर्श पुलिस थाना योजना शुरू करने जा रही है। इसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जो पुलिस थाने इन मापदंडों पर खरे उतरेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। किसी पुलिस थाने को आदर्श घोषित करने के पहले यह देखा जाएगा कि उसके थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ का आचरण आम जनों के साथ कैसा है। आदर्श पुलिस थाने परिसर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं और बच्चों के साथ ही कोई भी पीड़ित व्यक्ति बिना किसी डर के थाने में अपनी बात कह सके। साथ ही साथ इस थाने में रिकॉर्ड का रखरखाव भी सही ढंग से होना चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि राज्य के बस्तर संभाग में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज सामान्य किस्म के अपराधों की समीक्षा कर उन्हें वापस लिया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया है। श्री नड्डा ने ट्वीट संदेश में कहा कि कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए बेरोक-टोक ये काम किया और इसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एक परिवार की धन की चाहत के लिए देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान की थी, लेकिन इस पैसे का एक हिस्सा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक परिवार द्वारा चलाए जा रहे फाउंडेशन को भेज दिया गया। ये राजीव गांधी फाउंडेशन एक परिवार का फाउंडेशन है। यह राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पे ये परिवार चलाती है। उसके बोर्ड में भी सोनिया गांधी है। शी चेयर्स दी फाउंडेशन। पीएम नेशनल रिलीफ फंड में भी सोनिया गांधी। और जिस प्रकार से पीएम नेशनल रिलीफ फंड का पैसा ये डाइवर्ट होके जा रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन में, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि किस प्रकार की ये जो फाउंडेशन बनाई गई थी ये पैसे के आदान प्रदान के लिए, पैसे बनाने के लिए और भ्रष्टाचार का एक माध्यम था। एक शेल कंपनी की तरह ये काम कर रही थी। देश को धोखा देकर पैसा ऐंठते हैं लोगों से और उसको केवल और केवल एक परिवार के निहित स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कश्मीर के डिविजनल आयुक्त पांडुरंग के पोल ने कल श्रीनगर में नगीन और डल झील में अवैध कब्जों और अवैध निर्माण रोकने के सिलसिले में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डल और नगीन झील के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में आवश्यक विचार विमर्श किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। कोविड-19 पर आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में भाग लेते हुए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा नेसारी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आयुर्वेद शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने में काफी प्रभावी हो सकता है और लोगों को कोविड-19 संक्रमण से लड़ने में अन्य एहतियाती उपायों के अलावा प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय भी अपनाने चाहिए। जो कुछ आज पूरी दुनिया पालन कर रही है, फिजिकल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन हो, मास्क पहनना, उसके साथ साथ आप इम्यूनिटी बढ़ाने के भी उपाय करें। और इसीलिए आयुर्वेद का एक अनन्य साधारण महत्व है कि जो खान पान के साथ साथ
जो घर में उपलब्ध है, घरेलू उपचार से ही हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में पहुंच गया है। देश भर में मानसून के आने की सामान्य तारीख 8 जुलाई है। इस वर्ष मानसून ने निहित तारीख से 12 दिन पहले ही पूरे देश में दस्तक दे दी है। इससे पहले वर्ष 2013 में समूचे देश में समय से पहले 16 जून को ही मानसून की वर्षा शुरू हो गई थी। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन में तेज हवा चलने की संभावना है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चेन्नई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चंडीगढ़ में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पटना में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। गुवाहाटी में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। विमलेंदु, आज के अखबारों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की चेतावनी को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चीन ने यथास्थिति बदली तो होगी प्रतिक्रिया। भारत ने कहा, गलवान घाटी की घटना से टूटा हमारा भरोसा। पूर्वी लद्दाख में वायुसेना के विमानों के युद्धाभ्यास पर जनसत्ता का कहना है, सरहद पर भारत ने दिखाया दम। थल सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री से मुलाकात कर लद्दाख के हालात की दी जानकारी। राष्ट्रीय सहारा की बड़ी सुर्खी है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नतीजे 15 जुलाई तक। बोर्ड की मूल्यांकन योजना को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और स्थानीय उद्यमिता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत ने चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा की वर्तमान स्थिति को बदलने की कोशिश करने पर चेतावनी दी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 58% से अधिक हुई। स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों से 96,000 अधिक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से दिल्ली में सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक सुरक्षा के लिए एक अलग बल का गठन करेगी। और दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में 12 दिन पहले पहुंचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।